नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC एंड सीजी व्यापम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यह वीडियो दोस्तों प्रयोगशाला परिचालक और प्रयोगशाला तकनीशियन में जो सिलेबस है उसके आधार पर तैयार किया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम इस वीडियो में बात करेंगे पारिस्थितिक तंत्र से, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पर्यावरण का टॉपिक है दोस्तों, जिसमें से 5 से 10 प्रश्न है आने की संभावनाएं है। जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एकलव्य साहू जी के का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप वहां से जुड़कर इस वीडियो का PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न बोलते हैं, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूं, आम। ऑप्शन बी बोलते हैं घास, बकरी तथा मानव। ऑप्शन सी बकरी, गाय तथा हाथी। ऑप्शन डी घास, मछली तथा बकरी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आपको ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। घास, बकरी तथा मानव ये आहार श्रृंखला का क्या है, निर्माण करते हैं। तो आहार श्रृंखला होता क्या चीज है दोस्तों? किसी भी प्राकृतिक समुदाय में पाए जाने वाले जीवधारियों का क्रम, जिसके माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, आहार श्रृंखला कहलाता है। तो यहाँ पर घास को खाने वाले कौन है दोस्तों? बकरी खाता है। बकरी है उसको खाने वाले कौन है? मां। तो ये क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये क्या है, ऊर्जा का स्थानांतरण है वो हो रहा है, और यही आहार श्रृंखला होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वातावरण में उपस्थित O2 का अधिकांश भाग किससे प्राप्त होता है? शाक एवं झाड़ी से, फाइटोप्लैंक्टन से, घास के मैदान से, या फिर घने जंगल से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। फाइटोप्लैंक्टन से क्या है, ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन है वो प्राप्त होता है। फाइटोप्लैंक्टन प्लवक समुदाय के जो ऑटोट्रॉपिक घटक है और महासागरों, समुद्र और मीठे पानी के बीच पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ये वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा द्वितीयक भक्षक है? हाथी, गधा, हिरण, सांप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो द्वितीयक भक्षक के रूप में है वो सांप के रूप में रहते हैं। हाथी, गधा और हिरण ये प्राथमिक उपभोक्ता है ना, प्राथमिक उपभोक्ता। लेकिन जो सांप क्या होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता होता है। प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता में गाय, बकरी, हिरण, बंदर, हाथी, खरगोश, टिड्डा, चूहा ये प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता की बात करें तो दोस्तों उसमें मेंढक, मांसाहारी मछली, छिपकली, बिल्ली, भेड़िया ये द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं। तृतीयक उपभोक्ता की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा जो सांप, बाज, गिद्ध, शेर और भालू ये तृतीयक उपभोक्ता है वो आते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, 10% नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना। दूसरा ऑप्शन बोलता है ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचना। तीसरा है पक्षियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचना। और चौथा है आपका पानी का एक जोन से दूसरे जोन में पहुंचना। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आपको ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक है वो पहुंचना होता है। इसी को 10% का नियम है वो कहा जाता है। 10% का नियम दोस्तों वो लिंडेमान के द्वारा है किया गया था, दिया गया था। लिंडेमान है उनके द्वारा दिया गया था। कब? 1942 में। 1942 में लिंडेमान के द्वारा 10% का नियम दिया गया था। इनके लिंडेमान के अनुसार क्या है, पारिस्थितिक तंत्र के प्रत्येक स्तर पर 90% ऊर्जा जैविक कार्यों में खर्च हो जाती है तथा शेष 10% ही अपने पोषक स्तर तक स्थानांतरित होते हैं। इसको 10% का नियम है वो कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव ज्वारी वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है? मालाबार तट में, सुंदरवन में, कच्छ करण में, या फिर दंडकारण्य
में। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भारत में मैंग्रोव वनस्पति है वो सुंदरबन में पाई जाती है। मैंग्रोव एक झाड़ीदार या छोटा सा पेड़ होता है दोस्तों, जो तटीय खारे पानी में क्या होता है, उगता है। खारे पानी है वहां पर ये क्या कहते हैं, उगता है। इन पौधों में विशेष प्रकार की क्या होती है, जड़ पाया जाता है, जो इन्हें क्या करते हैं, दलदली भूमि में श्वसन करने में सहायता प्रदान करती है। जो सुंदरबन है दोस्तों ये आपका गंगा नदी है ना, गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम पर, जो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है ना, वहां पर है ये उनका जो डेल्टाई भाग होता है, वहां से ये आपका जो सुंदरबन का डेल्टा भाग है वो उनका निर्माण करता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई भाग भी है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सागर तली पर पाए जाने वाली पादपों तथा प्राणियों को किस नाम से जाना जाता है, प्लैंकटन, नेक्टन, बेंथस या फिर नेक्टर। तो यहाँ पर दोस्तों जो सागर तल में पाए जाने वाले जितने भी प्राणी है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको बेंथस के नाम से है वो जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र की संरचना निम्न संघटकों में होती है, जैविक, भौतिक, ऊर्जा और वायु। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका है वो बन जाएगा, एक तो पारिस्थितिक तंत्र की जो संरचना होती है वो जैविक स्थिति में होती है, उसके बाद उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता है और वो वायु में होता है। लेकिन जो आपको ऑप्शन 2 दिया हुआ है भौतिकी, ये इससे संबंधित नहीं है। तो ये आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1, 3 और 4 है वो सही है, लेकिन जो भौतिक है, भौतिक भाग है वो पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में संघटक के रूप में कार्य नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह अधिनियम जो कि पर्यावरणीय स्थायित्व तथा पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने को सुनिश्चित करता है, क्या है। वन अधिनियम 1976, वन अधिनियम 1978, वन अधिनियम 1986, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के तहत जो एक अधिनियम बनाया गया था, जिसमें पर्यावरणीय स्थायित्व और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने का लक्ष्य करा गया था। इसके तहत दोस्तों जो भारत में है ना 33% वनाच्छादित वन है उसको संरक्षित करने का निर्णय भी लिया गया था। वर्तमान में दोस्तों यहाँ पर भारत में क्या है, 22.3% क्या है, सॉरी 22 बोलता हूँ, 21.3% क्या है आपका जो वनाच्छादित वन है, जो कि जो लक्ष्य रखा गया है 33% उससे कम है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, ऊर्जा का सबसे सुरक्षित स्रोत कौन सा है, कोयला, आणविक भट्टी, पेट्रोल, सूर्य। तो यहाँ पर जो ऊर्जा का सबसे सुरक्षित स्रोत कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर तो आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य है जिसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा है वो प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीपी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग है वो किया था, ईपी ओडम ने, सी रॉनकियर ने, एफ.ई. क्लाइमेट्स ने या फिर अर्निज नेस ने। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, अर्निज नेस ने यहाँ पर क्या किया था, जो सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का है वो प्रयोग किया था। अर्निज नेस ने इसको वर्ष 1973 में सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं, जीवजात, पारिस्थितिकीय पदचाप, जीवोम या फिर निकेत। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, पारिस्थितिकीय पदचाप है वो कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी निषेध आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, ग्रीनेल ने, डार्विन ने, ईपी ओडेम ने या फिर सी पार्क ने। तो यहाँ पर जो पारिस्थितिकी निषेध है दोस्तों उसकी संकल्पना है वो ग्रीनेल ने किया था, है ना। पारिस्थितिकी निषेध शब्द को सर्वप्रथम जोसेफ ग्रीनेल है दोस्तों, उनके द्वारा है वो 1917 में प्रस्तुत किया गया था, जिसे इन्होंने सूक्ष्म आवास है वो कहा था, सूक्ष्म आवास वो बोला गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? वन उन्मूलन, मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल या फिर वर्षा की परिवर्तनता। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा, वनोन्मूलन। यह जो पारिस्थितिक तंत्र है उसका असंतुलन करने में सबसे बड़ा कारण क्या है? वन उन्मूलन है। वन उन्मूलन अर्थात वन के क्षेत्रों में पेड़ों को काटना या जलाना, है ना। तो इसकी वजह से होता है ऐसा, मनुष्य के चारागाह और आवास के लिए किया जाता है। मनुष्य क्या करते हैं? अपने चारागाह बनाने के लिए और आवास बनाने के लिए, मतलब घर बनाने के लिए इसके वनों को है लगातार काटते रहते हैं, उनका दोहन है वो करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना, पेड़ों को काटा जाता है और जीव जंतुओं का जो प्राकृतिक आवास है, जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र है जो उसको नुकसान है वो पहुंचता रहता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था? जी टेलर ने, ई हंटिंगटन ने, डी आर स्टोर्ड ने या फिर ट्रांसले ने? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, ट्रांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? मरुस्थलीय, घास के मैदान, पर्वतीय या फिर सामुद्रिक? तो यहाँ पर जो सर्वाधिक मात्रा में पारिस्थितिक तंत्र है वो दोस्तों पृथ्वी के कौन से क्षेत्र में फैले? तो ये है जो समुद्र वाला पारिस्थितिक तंत्र होता है, समुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र, है ना, उसमें है वो सबसे ज्यादा मात्रा में है फैला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसको प्राप्त है? शाकाहारी को, मांसाहारी को, सर्वाहारी को या फिर अपघटक को? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वाहारी को क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में उच्च पोषण स्तर है वो प्राप्त है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स, जलीय ब्रायोफाइट्स, समुद्री आवृत्तिबीजी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो समुद्री वातावरण में जो मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं दोस्तों वो होता है आपका फाइटोप्लैंक्टन्स है वो होते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? बबूल, यूकेलिप्टस, नीम या फिर पीपल? तो यहाँ पर जो पर्यावरणीय संकट वृक्ष है वो माना जाता है दोस्तों वो क्या होता है? आपका यूकेलिप्टस है वो होता है। मतलब जो नीलगिरी की पेड़ की जड़ भूमि में काफी गहराई तक जाती है दोस्तों, जिससे क्या कहते हैं भूजल के स्तर है वो गिरने लगता है। यूकेलिप्टस उसको जो नीलगिरी है ना, नीलगिरी का पेड़ है उसी को ही बोला जाता है यूकेलिप्टस। तो ये क्या करता है? पर्यावरणीय संकट को लाता है। कारण क्या है कि जो जड़ है वो भूमि के काफी गहराई तक है, अंदर तक है वो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है भूजल का जो स्तर है वो नीचे है वो गिरने लगता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटाइप, इकेड, इकोस्फीयर या फिर इकोटोन? तो यहाँ पर दो भिन्न समुदाय है दोस्तों, उनके बीच में जो संक्रांति का क्षेत्र होता है वो इकोटोन है वो कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये, एक पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चींटी, हिरण, लोमड़ी और बाघ? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो प्राथमिक उपभोक्ता कौन कौन से? चींटी है, हिरण है ना, ये दोनों क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। लेकिन लोमड़ी और बाघ है ना ये तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, ये मांसाहारी होते हैं, है ना। चींटी और हिरण है ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 और 2 बिल्कुल सही है करके। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है? घास, टिड्डा, मेढक, सर्प? घास, टिड्डा, सर्प, मेढक या टिड्डा, मेढक, घास, सर्प या फिर टिड्डा, सर्प, मेढक, घास? तो यहाँ पर जो क्या है एक घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र उसमें खाद्य श्रृंखला है, उनका जो सही क्रम है क्या है तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला है आपका घास आ जाएगा, घास को खाने वाले टिड्डा होते हैं, है ना। टिड्डा को कौन खाता है? मेढक खाते हैं, मेढक को सर्प है वो खाते हैं, है ना। तो ये आपका आंसर है वो आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों,
पारिस्थितिक तंत्र में डीटीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा? टिड्डा का, भेड़ का, सांप का या फिर मवेशी का? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, सांप का। डीटीटी क्या होता है? एक रसायन होता है दोस्तों, जिससे क्या होता है जैविक रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता। खाद्य श्रृंखला में जो डीटीटी के सांद्रण है वो प्रथम स्तर पर सबसे कम, द्वितीय स्तर पर सब उससे अधिक और तृतीय स्तर पर सबसे अधिक प्रभाव है वो डालता है। सांप तृतीय स्तर का क्या होता है? उपभोक्ता होता है। डीटीटी का जो सांद्रण सांप में सबसे अधिक होगा और जैसे डीटीटी का छिड़काव किया जाएगा दोस्तों, जो सांप है उनका मृत्यु हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? वन है, घास का मैदान है, रेगिस्तान है या फिर समुद्री है? तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपका जो सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है वो होता है आपका समुद्र का पारिस्थितिक तंत्र है, वो सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? जल प्रबंधन, वन रोपण, औद्योगिक प्रबंधन या फिर वन्य जीव सुरक्षा? तो यहाँ पर पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में कौन है वो संबंधित नहीं दोस्तों, तो ये आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल से औद्योगिक प्रबंधन है। ये पारिस्थितिक तंत्र में कोई मददगार नहीं होता, लेकिन जल का प्रबंधन करना, वन का रोपण करना और वन्य जीव की सुरक्षा करना, ये पारिस्थितिक तंत्र है उसको संतुलित करके रखते हैं। लेकिन औद्योगिक प्रबंधन है दोस्तों, इस पारिस्थितिक तंत्र से कोई लेना देना नहीं रहता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में सही नहीं है? पारिस्थितिक तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा बोलता है यह एक कार्यशील इकाई है। तीसरा है इसकी अपनी उत्पादकता होती है। चौथा यह एक बंद तंत्र होता है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, जो सही नहीं है, जो गलत कथन है वो क्या है, आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल से, यह एक बंद तंत्र होता है बोला गया। तो ये ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? तालाब, खेत, वन या फिर झील? तो यहाँ पर जो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र होता है दोस्तों वो आपका खेत वाला है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि तालाब, वन और झील है ये क्या है, प्राकृतिक पारितंत्र होते हैं, पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, लेकिन खेत है वो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है वो आता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक स्थान भूमि का भी वर्णन करता है? संक्रमिका, इकोटोन, पारिस्थितिक कर्मता, आवास या फिर आवास क्षेत्र? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल है, पारिस्थितिक कर्मता, है ना। पारिस्थितिक कर्मता पद क्या है दोस्तों, इसमें केवल किसी जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है? समुद्र, घास का मैदान, पर्वतीय या फिर वन? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आपको ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। समुद्र ऐसा पारितंत्र है दोस्तों जो विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है वो होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? वनों को काटना, वनोरोपण, वर्षा जल प्रबंधन या फिर जैव मंडल भंडार? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा वनों को काटना क्या करता है, पारिस्थितिक तंत्र को संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है, बल्कि जो पारिस्थितिक तंत्र का जो संतुलन है उसको और बिगाड़ देता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बायोमैग्निफिकेशन से तात्पर्य है अक्षयी प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि क्योंकि वे खाद्य श्रृंखला से होकर आगे जाते हैं। बी ऑप्शन बोलते हैं जनसंख्या आकार में वृद्धि। सी है खाद्य उपयोग में वृद्धि से जीवाणुओं की वृद्धि। डी है मानव द्वारा पर्यावरणीय विषय बढ़ाने में। तो यहाँ पर है दोस्तों जो बायोमैग्निफिकेशन का तात्पर्य क्या है, अक्षयी प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि क्योंकि वे खाद्य श्रृंखला में होकर आगे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है,
भारत में सबसे कम भौगोलिक क्षेत्र में निम्न में से कौन से वन पाए जाते हैं? घने वन, खुले वन, मैंग्रोव दलदली वन या फिर उष्ण वन। तो यहाँ पर भारत है दोस्तों, उसके भौगोलिक क्षेत्र है, उसमें सबसे कम मात्रा में जो वन पाया जाता है वो मैंग्रोव वन है, वो पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वार्षिक सकल प्राथमिक उत्पादकता निम्न में से किसमें अधिक है? महासागर पारिस्थितिक तंत्र, घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र, कृषि पारिस्थितिक तंत्र या फिर नदी मुख पारिस्थितिक तंत्र। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नदी मुख पारिस्थितिक तंत्र है वो प्राथमिक उत्पादकता है, वो उसका जो वार्षिक सकल समृद्धि है वो होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के क्रियाशील होने का परिचालक है? ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्रण, प्राथमिक द्वितीयक उत्पादक या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो पारिस्थितिक तंत्र के क्रियाशील होने का परिचालक है दोस्तों, वो क्या, ये सभी है, वो आपका सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा अनुक्रमण खुली चट्टान पर प्रारंभ होती है? जलानुक्रमण, लवणानुक्रमण, बालुक्रमण या फिर शैलक्रमण। तो यहाँ पर जो अनुक्रमण खुली चट्टान है वो प्रारंभ होती है दोस्तों, वो आ जाएगा आपका शैलक्रमण के अंतर्गत। चलिए आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, लास्ट प्रश्न है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? सवाना, प्रेयरी, पंपास या फिर स्टेविज। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है वो सवाना है, वो हो जाएगा, है ना। सवाना क्या है? उष्णकटिबंधीय मैदान है। सवाना ये आपका पूर्वी अफ्रीका है, वहां पर है, ये पाया जाता है, पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है ना। प्रेयरी की बात करें, ये प्रेयरी है, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। पंपास है ना, पंपास है वो अर्जेंटीना और ब्राजील में पाया जाता है। और स्टेविज है, स्टेविज है वो आपका कहाँ पर पाया जाता है? स्टेविज है वो अधिक पर्वतीय भूमि निम्न में से किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका सबसे ज्यादा जो पर्वतीय भूमि है भारत में वो है आपका राजस्थान में है। राजस्थान में ही दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है ना, थार का मरुस्थल, वो कहाँ पर है? राजस्थान में भी, राजस्थान में ही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में अवक्षेपण की दर होती है 25 से 75 सेंटीमीटर, 50 से 150 सेंटीमीटर, 200 से 500 सेंटीमीटर या फिर 25 से 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। 200 से 500 सेंटीमीटर क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में अवक्षेपण की दर होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बेंथोस निम्न में से क्या है? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटक। तो यहाँ पर बेंथोस का तात्पर्य किससे है दोस्तों? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका, बेंथोस का मतलब है प्राथमिक उपभोक्ता। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता को बेंथोस है वो कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र लोटिक प्रकार का है? तालाब का, झील का, नदी का या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसको जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, नदी। नदी का जो पारिस्थितिक तंत्र होता है दोस्तों उसको लोक्टिक पारिस्थितिक तंत्र है वो कहा जाता है। लोक्टिक पारिस्थितिक तंत्र वो क्या है? जलीय वर्ग का क्या है? हिस्सा होता है। जो लोक्टिक सिस्टम पानी के ऐसे पिंड होते हैं जो पानी के दूसरे पिंडों को और अंत में समुद्र में प्रवाहित कर देते हैं, तो उनको बोला जाता है लोक्टिक पारिस्थितिक तंत्र। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झील के पारिस्थितिक तंत्र में निम्न में से कौन सा क्षेत्र कंपनसेशन स्तर के ऊपर होता है? यूफोटिक क्षेत्र, लिटोरल क्षेत्र,
लिम्नेटिक क्षेत्र या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, है ना। जो झील के पारिस्थितिक तंत्र में है वो कंपनसेशन स्तर के ऊपर होता है, तो यूफोटिक क्षेत्र भी होता है, लिटोरल क्षेत्र भी होता है और लिम्नेटिक क्षेत्र भी होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। झीलों में अनुक्रमण की कितनी अवस्थाएं होती है? 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर जो अनुक्रमण की अवस्थाएं है दोस्तों झील में वो कितना होता है? तो आपको ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, 7 होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भूमध्य रेखा के पास कम ऊंचाई में निम्न में से कौन सा बायोम पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले वन बायोम, शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, चापारल बायोम या फिर टुंड्रा बायोम। तो यहाँ पर भूमध्य रेखा के पास जो कम ऊंचाई है दोस्तों उसमें कौन सा बायोम है वो पाया जाता है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले वन बायोम है वो पाया जाता है भूमध्य रेखा में। कारण क्या है? भूमध्य रेखा जो कर्क रेखा और मकर रेखा के क्या होता है, मध्य में क्या होता है, विद्यमान रहता है दोस्तों। उसमें सघन वन क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं, क्योंकि यहाँ वर्षा सर्वाधिक होती है तथा जो वृक्ष है वो काफी ऊंचे और घने होते हैं। इस वजह से आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वाई आकार मॉडल पारिस्थितिक तंत्र की किस भोजन श्रृंखला में ऊर्जा के प्रवाह को समझाता है? केवल चारण भोजन श्रृंखला, केवल अपरद भोजन श्रृंखला, चारण एवं अपरद भोजन श्रृंखला दोनों को, या फिर केवल परजीवी भोजन श्रृंखला को। तो यहाँ पर वाई आकार मॉडल है ना, जो वाई आकार मॉडल है, ऐसे वाई आकार मॉडल वो पारिस्थितिक तंत्र की किस भोजन श्रृंखला में ऊर्जा के प्रवाह को समझाता है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका चारण एवं अपरद भोजन श्रृंखला दोनों को है वो समझाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सही खाद्य श्रृंखला को बताना है। दूब घास, टिड्डा, मेढक, सर्प और मोर, ये खाद्य श्रृंखला का एक जाल है, उसमें आपको जो कौन सा सही है वो उसको बताना है। चारागाही खाद्य श्रृंखला, मृताश्रयी खाद्य श्रृंखला, शिकारी खाद्य श्रृंखला या फिर शाकीय खाद्य श्रृंखला या फिर मांसाहारी खाद्य श्रृंखला। तो ये जो खाद्य श्रृंखला है दोस्तों क्या है, दूब घास से टिड्डा में गया, टिड्डा फिर मेढक में गया, मेढक से सर्प और सर्प से फिर मोर है वो चला है। तो ये किस प्रकार का खाद्य श्रृंखला? तो ये आपको ऑप्शन ए है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, चारागाही खाद्य श्रृंखला है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में सर्वाधिक शुद्ध उत्पत्ति पाई जाती है? दलदली वनस्पतियों में, वर्षा वन में, पतनशील वन में या फिर द्विवर्षीय दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्षा वन। वर्षा वन में स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में सर्वाधिक शुद्ध उत्पत्ति है वो पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मूंगा चट्टान जंतु कौन सा रसायन स्रावित करता है? यहाँ पर मूंगा चट्टान जंतु है दोस्तों, वो कौन सा रसायन है वो स्रावित करता है? सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीडेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कोबाल्ट क्लोराइड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट है वो उसको स्रावित करता है ना। क्योंकि कारण क्या है, यहाँ पर जो प्रवाल भित्ति है समुद्र के भीतर स्थित रहता है दोस्तों, जो चट्टान के अंदर रहता है स्थित रहता है, जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से क्या होता है निर्मित होते हैं, उन्हीं को ही मूंगा चट्टान है वो कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक पारिस्थितिक तंत्र को सरलता से नष्ट किया जा सकता है, परंतु इसे कुछ समय बाद पूर्वावस्था में लाया जा सकता है। यदि विनाशकारी प्रभाव रुक जाए तो यह प्रदर्शित करेगा उच्च स्थिरता तथा निम्न लचक, निम्न स्थिरता तथा उच्च लचक, निम्न स्थिरता तथा निम्न लचक या फिर उच्च स्थिरता तथा उच्च लचक। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, निम्न स्थिरता तथा उच्च गलक है वो प्रदर्शित करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किसी क्षेत्र की जीन्स स्पीसीज एवं पारिस्थितिक तंत्र की संपूर्णता क्या कहलाती है? बायोम,
पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता यार बायोस्फीयर। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जैव विविधता कहलाता है किसी क्षेत्र की जीन्स, स्पीसीज और पारिस्थितिक तंत्र की जो संपूर्ण क्षेत्र वो जैव विविधता कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कौन से पर्यावरण क्षेत्र में मालवा का पठार, छत्तीसगढ़ के पठार, पूर्वी मैदान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा वर्गीकृत किए गए? अर्ध शुष्क, आर्द्र या नम, शुष्क, अर्धनम या फिर पर्वतीय। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्ध नम प्रकार का, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सागर से ऊर्जा कहाँ निकाली जाती है? मछलीपट्टनम में, विशाखापट्टनम में, मेदिनीपट्टनम में या फिर कुलशेखरपट्टनम में। तो यहाँ पर सागर से ऊर्जा कहाँ निकाली जाती है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, कुलशेखरपट्टनम में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में उपस्थित समस्त प्रजातियों में से लगभग 50% प्रजातियां कहाँ उपस्थित होती है? शीतोष्ण वर्षावन में, प्रवाल भित्ति में, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, है ना। तो कारण क्या है? जो सर्वाधिक जैव विविधता है दोस्तों वो विषुवत रेखा के उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश जहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र में पाया जाता है। विषुवत वृत्तों से जो ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता में कमी है वो पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, ऊर्जा का पिरामिड वन में सीधा होता है जबकि मरुस्थल में होता है सीधा, उल्टा, सीधा और उल्टा भी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो पूछा गया है दोस्तों, जो पिरामिड बनता है, ऊर्जा का पिरामिड बनता है वो क्या होता है? वन में सीधा है, लेकिन मरुस्थल में कैसा होता है? तो ये आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा, वन जो मरुस्थल है वहाँ पर भी जो ऊर्जा का पिरामिड है वो सीधा बनता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कथन और कारण वाला है ना। तो कथन क्या बोलते हैं? सूर्याभिताप जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। कारण क्या है? सौर विकिरण हमें पौधे द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर इसका क्या है दोस्तों? कथन और कारण क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? कथन कारण दोनों सत्य है व कारण कथन की सही व्याख्या करता है। आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई? लेमना, हाइड्रिला, मगरमच्छ या फिर जलकुंभी। तो यहाँ पर जो हैदराबाद में स्थित है दोस्तों हुसैन सागर झील, उसमें कौन सा जीव की वृद्धि से क्या है वो नष्ट हुई है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, जलकुंभी की वृद्धि की वजह से क्या है वहाँ वो पूरे तरीके से जीव है वो नष्ट होने लग गए थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सूर्य प्रकाश में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? आतपोद्भिद, छायारागी, मरुद्भिद या फिर शैलोद्भिद। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो सूर्य प्रकाश में उगने वाले पादप होते हैं उसको आतपोद्भिद है वो कहा जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों जो पौधे जल में होते हैं उसको जलोद्भिद कहा जाता है। सामान्य आर्द्र मृदा में उगने वाले को समोद्भिद कहते हैं। मरुद्भिद में है तो यह पौधे क्या करते हैं? जल क्षेत्र में मरुस्थल में उगते हैं, उनको मरुद्भिद कहा जाता है। दलदल में उगने वाले को हिलोफाइट्स कहा जाता है। तो ऐसे इन सबको नाम, इनका अलग अलग नाम है वो दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त है? बालू मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी या फिर बजरी मिट्टी। तो यहाँ पर पादप वृद्धि के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी है दोस्तों वो होता है आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल सही हो जाएगा, दोमट मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? गुरुत्वीय जल, केशिका जल, आर्द्रता जल या फिर क्रिस्टलीय जल।
तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। पौधे है जो केशिका जल है उसको अवशोषित, केशिका से क्या है जल को अवशोषित करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, घास स्थलीय पारितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? सीधा, उल्टा, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो घास का जो स्थलीय पारितंत्र है दोस्तों उसमें जो पिरामिड बनता है वो होता है सीधा होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव उल्टा, सदैव सीधा, पहले उल्टा फिर सीधा या फिर कोई प्रकार का नहीं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पारितंत्र है उसमें ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो सदैव सीधा होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक तालाब के पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है सीधा, उल्टा, उल्टा सीधा, किसी भी प्रकार का। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। जो तालाब का पारितंत्र है उसमें जो जीवन भार का पिरामिड बनता है वो हमेशा उल्टा ही बनता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वन पारितंत्र में जीवन भार का पिरामिड होता है सदैव उल्टा, सदैव सीधा, कभी उल्टा, कभी सीधा, कभी सभी प्रकार का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, वन पारितंत्र में जो जीवन का पिरामिड बनता है वो सदैव क्या होता है, सीधा होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न है वो जो प्रयोगशाला परिचालक का एग्जाम हो रहा है, तकनीशियन का एग्जाम होगा उसमें आने की ज़्यादा से चांसेस है, क्योंकि पर्यावरण के जो भाग है दोस्तों उसमें से आपको 5 से 10 क्वेश्चन है वो देखने को मिलने वाले हैं। तो खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, द्विदिशीय, त्रिदिशीय या फिर चतुर्दिशीय। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है 10%, 40%, 80% या फिर 90%। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे ही जो खाद्य स्तर है वो एक दूसरे स्तर से एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का प्रवाह होगा तो उसमें जो 90% ऊर्जा है उसका ह्रास हो जाता है, और जो दूसरा है ना दूसरा स्तर होता है पोषक स्तर होता है उसमें 10% ऊर्जा ही है जा पाता है ना। चलिए इसी को बोला जाता है 10% का नियम है वो बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर कौन सा है राज्य है दोस्तों जिसमें सर्वाधिक क्षेत्र में वन है वो पाया जाता है? तो यहाँ पर है देखिए प्रश्न भी क्या बोलते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लवणीय मृदा में उगने वाला पादपों को क्या कहते हैं? हेलोफाइट, ऑक्सिलोफाइट, कैस्मोफाइट या फिर लिथोफाइट। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा, जो लवणीय मृदा है उसमें उगने वाले जो पादप होते हैं उसको हेलोफाइट है वो कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों व आंधियों का होना पाया जाता है क्या कहलाता है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। तो यहाँ पर दोस्तों ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्षोभ मंडल में क्या होता है, बादल का बनना होता है, बिजली कड़कना और तूफान आंधी है वो पूरे क्षोभ मंडल में ही आता है। ये जितने भी मंडल है उसमें ये पहला मंडल होता है, पहला क्षोभ मंडल होता है। फिर आपका समताप मंडल है ना, समताप मंडल है वो आता है। फिर मध्य मंडल आता है, मध्य मंडल है वो आता है। उसके बाद आपका आयन मंडल है, फिर आपका लास्ट में बाह्य मंडल है वो होता है ना। क्षोभ मंडल की बात करें तो यह पृथ्वी के वायुमंडल की क्या होता है दोस्तों, सबसे निचली परत होती है। इस परत में जो बादल, बर्फ, बारिश आदि और बिजली का कड़कड़ाहट ये सभी चीज़ें इसमें होती है। साथ में इसका अगर समुद्र तल से इसकी बात करें, दूरी की बात करें दोस्तों, तो ये समुद्र तल से 10 किलोमीटर है ना, 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक है क्या होता है, फैला हुआ
होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है? घास, हिरण, जू, शेर। ऑप्शन बी में दिए हुए घास, जू, हिरण, शेर। ऑप्शन सी में दिए हुए घास, हिरण, शेर, जू। ऑप्शन डी में दिए हुए घास, शेर, हिरण और जू। तो यहाँ पर जो घास का जो वन है उसमें जो पाए जाने वाले जो खाद्य श्रृंखला है उसका सही क्रम क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले घास है, घास को हिरण खाता है, हिरण को शेर खाता है और शेर को जू है वो खाते हैं ना। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवनधारी होते हैं मांसाहारी, मृतोपजीवी पादप, शाकाहारी या फिर प्रकाश संश्लेषी पादप। तो यहाँ पर खाद्य श्रृंखला के आधार पर जो जीवधारी होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषी पादप है वो होते हैं। कारण क्या है? खाद्य श्रृंखला के जो आधार होते हैं वो क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषी पादप होते हैं जो सूर्य के प्रकाश के ग्रहण कर भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। इसमें जो प्राथमिक उत्पादन है ना, आपका जो पेड़ पौधे होते हैं ये क्या करते हैं? सूर्य से सीधा डायरेक्टली क्या कर लेते हैं? अपन है भोज्य पदार्थ है वो बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र प्राकृतिक है? गेहूं का खेत, आम का बाग, घास का स्थल या फिर एक्वेरियम। तो यहाँ पर जो प्राकृतिक पारितंत्र है दोस्तों वो हो जाएगा आपका घास का इस मैदान है या फिर घास का स्थल है वो आपका प्राकृतिक पारितंत्र होता है। जो खेतों में पारितंत्र चलता है वो कृत्रिम पारितंत्र है वो होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ओडम, लिंडेमान, टेंसली या फिर हैकल। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका 10% का नियम देने वाले कौन थे? तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लिंडेमान के द्वारा है वो 10% का नियम है वो दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या बोला जाता है? जैव समुदाय, जैव विविधता, जनसंख्या फिर पारितंत्र। तो जैव मंडल में एक ही जाति की जो संख्या है दोस्तों उसको जनसंख्या है वो कहा जाता है। आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द देने वाले कौन थे? इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा भी किया गया था दोस्तों? तो ये आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा इकोलॉजी शब्द है वो प्रयोग में लाया गया था सर्वप्रथम, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक पारितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या फिर शाकाहारी। तो एक पारितंत्र है दोस्तों उसमें मानव व सभी जंतु क्या होते हैं? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका उपभोक्ता। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते शाकाहारी, परजीवी, मृतोपजीवी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी मृतोपजीवी। चलिए आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर बताइएगा, एक तालाब पारितंत्र में बड़ी मछलियाँ, कछुए, मेंढक होते हैं, उत्पादक, अपघटक, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता या फिर द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। यहाँ पर क्या है दोस्तों, जो तालाब का पारितंत्र है उसमें बड़ी मछलियाँ, कछुआ और मेंढक है, ये क्या है द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता है वो होते हैं। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न है, 40 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार से और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।